हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, 6th क्लास की एनसीईआरटी हम शुरू कर रहे हैं। बुक का नाम है हमारे अतीत और पहला चैप्टर आपका है क्या, कब, कहाँ और कैसे। दोस्तों, इंडिया के अंदर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम क्यों ना हो, आप लोगों को एनसीईआरटी का उसमें बहुत बड़ा रोल मिलता है। चाहे वो केवीएस के, डीएसएसबी के, सीटेट के, एचटेट के या दूसरे टीचिंग एग्जाम हो या फिर यूपीएससी, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, ओटीए जैसे एग्जाम हो। हर जगह आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चनों की भरमार मिलती है। तो हमने ये सीरीज शुरू की है जिसमें हम आप लोगों के लिए 3rd क्लास से लेकर के 12th क्लास यानी तीसरी से लेकर 12वीं तक की सभी सब्जेक्टों की पूरी एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ एनसीईआरटी को पूजा मैम बना रही हैं, कुछ को मैं बनाऊँगा और बाकी जो टीचर्स हैं या मैम हैं, बाकियों को भी सारे मिलकर कवर कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए पूरी एनसीईआरटी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे? दोस्तों, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो उसके बारे में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो कई सारे सवाल आते हैं कि ये चीज़ क्या है? ये कब हुई? ये कहाँ घटित हुई? और ये कैसे हुआ? इन्हीं सवालों को लेकर के इस चैप्टर की शुरुआत होती है। रसीदा का सवाल देखिए, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी 100 साल पहले और वह सोचने लगी कि ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने सालों पहले क्या हुआ था? कैसे पता लगाएँ इस चीज़ के बारे में? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही अगर आपको ये जानना हो कि पिछले साल क्या हुआ था, तो तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो, जिसे उस समय की याददाश्त हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, ये आप कैसे जान सकते हो? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में दोस्तों बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहना करते थे, किस तरह के घरों में रहा करते थे। हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों और संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन-कौन से खेल खेला करते थे, कौन-सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से वो नाटक देखा करते थे या फिर कौन-कौन से गीत गाया करते थे। लोग कहाँ पर रहते थे, ये भी जानना एक ज़रूरी चीज़ होती है क्योंकि अब अगले उसमें हम चैप्टर के थोड़ा-सा हम एक मैप देखेंगे जिसमें नर्मदा नदी के बारे में ये बात कर रहा है कि एक बार मैप देखिए। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आस-पास के जंगलों की विशाल संपदा से जानकार थे, परिचित थे, नोन थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों पर, फलों पर और जंगल के अन्य उत्पादकों के ऊपर निर्भर थे, यानी उनका संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी किया करते थे। अगर नर्मदा नदी चित्र एक बार देख लेते हैं, चित्र देखने से आप देखेंगे तो नर्मदा नदी के चित्र के बारे में ये बात कर रहा है। आगे देखिए क्या कहना चाहता है। अब इसके बाद नर्मदा नदी के चित्र के बाद ये कहता है कि आप उत्तर-पश्चिम की सुलामान और किरथर पहाड़ियों की तरफ जाइए। उत्तर-पश्चिम की सुलेमान और किरथर, किरथर की पहाड़ियाँ, सुलेमान की पहाड़ियाँ, इनकी बात ये कर रहा है। अब ये क्या कहता है, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री-पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना शुरू किया। अब देखिए, गेहूँ और जौ जैसी फसलें सबसे पहले कौन-सी पहाड़ियों के आसपास हुई? किरथर की पहाड़ियाँ, सुलेमान की पहाड़ियों के क्षेत्र और किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ भारत के अंदर मैप में देखेंगे तो कौन-सी डायरेक्शन में है? आप देखोगे इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो ये डायरेक्शन कौन-सी हुई? नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। ये 2 क्वेश्चन यहाँ आपके बन जाएँगे। किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ कौन-सी दिशा में विद्यमान है और सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलें कहाँ पर उपजना शुरू हुई? ये देखिए।
उसके बाद उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू कर दिया। ये लोग गाँव में रहा करते थे। अब यह भी ध्यान रखना है, कहाँ पे रहा करते थे? गाँव में रहा करते थे। फिर ये कहते हैं कि उत्तर-पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्याचल पहाड़ियों के बारे में देखिए। गारो पहाड़ियों की बात करेंगे तो भारत की इस डायरेक्शन में आपको दिख जाएगी, और विंध्याचल की पहाड़ियों की बात करेंगे तो आपको मध्य भारत में ये भी क्लियर दिख रही हैं। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। दूसरे क्षेत्र कौन से हुए कृषि का विकास होने वाले? गारो की पहाड़ियाँ और विंध्य पहाड़ियाँ। यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था और वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। उसके बाद सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने की ये बात कर रहा है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें, सिंधु और उसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें, तो आप देखिए झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ये ऑटोमेटिकली आपको व्यास यहाँ पर आपको दिखेगा, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के लिए क्या कह रहा है ये? ये कहता है कि सहायक नदियाँ कौन-सी होती हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, सहायक नदियाँ कौन-सी होती हैं? सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। सहायक नदियाँ वो होती हैं जो नदियाँ एक बड़ी नदी के अंदर मिल जाती हैं। लगभग 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले-फूले थे। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में भी इनका विकास, नगरों का, बड़े नगरों का विकास हुआ, जिनके आंकड़े 2500 पूर्व वर्ष के हमें दिखते हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियां सोन की अगर हम बात करें, तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध और वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बड़े शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे बड़े-बड़े राज्यों की स्थापना हुई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दक्षिण एशिया वाले हिस्से में, चाहे आधुनिक भारत हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, उसके अलावा अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो दक्षिण एशिया एक छोटा-सा महाद्वीप रहा है, और विशालता की अगर बात करें और बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों में बँटे होने के कारण इसको उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। अब देखिए, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएँ की। कभी-कभी हिमालय जैसे ऊँचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी भी रही। फिर भी वह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी-कभी सेनाएँ दूसरे क्षेत्रों पर जीत हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो व्यापारी कभी काफ़िले में, तो कभी जहाज़ों में अपने स्थान, मूल्यवान वस्तुएँ लेकर एक स्थान से, अब देखो कई सारे रीज़न बताए हैं इसने। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों के, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक पर्वत से दूसरे पर्वत, एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी, एक रेगिस्तान से दूसरे रेगिस्तान, इतने बड़े-बड़े क्षेत्र लोग जो तय करते थे एरिया, वो क्यों करते थे? उसके कई रीज़न थे। कभी वो बिज़नेस के लिए जाते थे, कभी वो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से उनको जाना पड़ता था, कभी सेनाएँ एक राज्य से दूसरे राज्य को जीतने के लिए जाया करती थी। बहुत सारे रीज़न इसने बताए हैं और वो सब रीज़न वैलिड माने गए हैं, उनके सबूत हमारे पास हैं। अब देखिए, धार्मिक गुरु जो है, वो लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गाँव से दूसरे गाँव, फिर एक राज्य से दूसरे राज्य, फिर आप देखोगे ईसाई मिशनरी भारत में आए और धर्म का प्रचार करने के लिए अशोका ने भी अपने बच्चों को दूसरे देशों तक भेजा। तो ये भी सारे के सारे रीज़न होंगे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में, कुछ लोग क्या करते थे, नई-नई जगह खोजने के लिए, जैसे कोलंबस निकला जिसने अमेरिका और बाकी कई देशों की खोज की, वास्को डी गामा निकला जिसकी खोज में भारत एक सबसे बड़ा नाम रहा। तो ये भी सारे के सारे रीज़न हैं। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक-दूसरे के विचारों को जानने का मौका मिला। अब देखो, आज लोग जो है यात्राएँ जो करते हैं, उनकी क्या वजह है? क्यों यात्राएँ करते हैं आज लोग? पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालाँकि लोगों के लिए इन सीमाओं का पार करना आसान नहीं था।
जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार करके वो आगे बढ़ पाए। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों की इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत को रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए-नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अब देश के अगर नाम की बात हम करें, तो अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाने की आप कोशिश कीजिए, मैप में आप देखेंगे तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदो अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का। अब नाम पढ़ने की बात देखिए आप लोग, अगर आप बात इंडिया और इंडस की करते हैं तो क्या देखेंगे, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं। अब देखिए 2500 साल पहले, लगभग 2500 साल पहले, या फिर आज से देखोगे तो 3500 साल पहले, 2500 बीसी कहें या फिर आज से 3500, या फिर आप मानोगे 4000, 4500, इतने पूरा थोड़े पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो उस स्थिति को देखेंगे तो जो ईरानी और यूनानी थे, जिन्होंने सिंधु को इंदोस या हिंदोस कहा, वो इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया उन्होंने नाम दिया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी हमें मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का प्रयोग भी आगे जाकर हमें देखने को मिलेगा। पांडुलिपि, पहले एक देख लेते हैं, उसके बाद हम बात कर लेंगे इसके बारे में। अतीत के बारे में अगर आपको जानना हो तो अतीत को जानने के दोस्तों कई सारे स्रोत होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही चीज से आप अतीत को जान सकते हो, बहुत सारे स्रोत होते हैं अतीत को जानने के, इतिहास को जानने के। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट एक लैटिन शब्द है, जो मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी मिलती हैं। अब देखिए, पांडुलिपि, पांडुलिपि को अंग्रेजी में बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट जो शब्द है वो लैटिन शब्द मेनू से निकला है, और मेनू का अर्थ है हाथ से। तो ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी मिलती हैं। इस तरीके का आप लोग इसमें सैंपल के रूप में आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी याद रखना आप लोगों को, ये क्वेश्चन भी बार बार बनेगा। अच्छा, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। कुछ गर्मी से, सर्दी से, धूप से, बारिश से, ठंड से, इस वजह से काफ़ी सारी पांडुलिपियाँ जो हैं, वो अपने आप में नष्ट हो गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी हमारे पास मौजूद हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा मिलती है। ऐसा नहीं कि पांडुलिपियां एक ही चीज के लिए, एक ही विषय पर थी, नहीं। आप लोगों को इससे पुराने समय का क्या रहन पहन था, क्या खान पीन था, कैसा जीवन व्यतीत करते थे, कैसा राजा अपना जीवन व्यतीत करता था, प्रजा के लिए क्या सुविधाएं थी, राजा का न्याय क्या था, उस समय की औषधियां कैसी थी, विज्ञान उस समय किस चरम पर था, शिक्षा उस समय किस प्रकार की थी। तो ये सारी चीज़ों का इसमें आपको जीवन वर्णन मिलेगा। प्रथाएँ, कुप्रथाएँ सबका वर्णन मिलता है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य
कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग उस समय किया करते थे, तो प्राकृत और तमिल का भी आप टाइमिंग यहाँ देख लेना। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं इसके लिए। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, क्योंकि अभिलेखों का, ताड़पत्रों का, प्रतिलिपियों का, अभिलेखों का बहुत सारा जिक्र आपको मिलेगा इतिहास को जानने के लिए। अब देखिए, कभी-कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों का इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे, यानी उकेरते थे या फिर पत्थरों पर खुदवाया करते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें। आप लोगों को अशोका के बारे में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे लेख, अभिलेख उन्होंने लिखवाए, और कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी हमें मिलेंगे, जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी कार्यों के विवरण खुदवाए हैं, उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए, प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। अब देखिए इसमें ध्यान से मैं इस तरफ दिखाता हूं आपको। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर खुदवाया गया था, उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में आप लोग 8वीं कक्षा में आगे पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं, तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं, तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेक नामक दो भिन्न लिपियों अथवा भाषाओं में आप देख सकते हो। ये अशोका के अभिलेख का चित्र यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लियर स्पष्ट रखा गया है। अब ये कहते हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? इसके लाभ क्या थे? इसके क्या-क्या फायदे थे? ऐसा करवाने में क्या-क्या कठिनाइयाँ आती थी? ये भी आप सबको जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फायदे क्या थे? फायदे तो बहुत सारे होंगे आपके पास। क्यों? क्योंकि एक बार खुदवाने के बाद आप सालों, हज़ारों सालों बाद तक उसको पा सकते हो। उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। आँधी में, तूफान में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। कठिनाइयाँ बहुत होती थी, क्योंकि कठिनाइयाँ, सबसे बड़ी कठिनाई तो उसको उकेरने की थी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप लिख दोगे, आपको पत्थर को काट-काट कर एक-एक वर्ड को, एक-एक मात्रा को, एक-एक शब्द को अच्छे से डिज़ाइन करना होता था। इसके अतिरिक्त और कई वस्तुएँ अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। जो इन पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उनको पुरातत्वविद कहा जाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, उनके चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों आभूषणों और उसके अलावा आभूषणों के अलावा आप बात करेंगे तो सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। आप यहाँ पर देखिए क्लियर है कि इसमें देखिए, भाई एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। अब इस पात्र को आप देख सकते हो, इसकी यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद एक पुराना चांदी का सिक्का आप लोगों को दाएँ में दिखेगा। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। ये इन सिक्कों की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये आप इस तरीके से आप ध्यान से देखेंगे तो कई सारे आपको अभिलेखों के साथ-साथ कई सारे ऐसे वस्तुएँ मिलेंगी और ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनसे इतिहासकारों को भी और पुरातत्वविदों को भी पूरी की पूरी सहायता मिलती है। कुछ वस्तुएँ पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले हुआ करते थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाया करते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, क्योंकि वो जल्दी नष्ट हो जाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? क्या कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उनको क्या बोलते हैं? स्रोत बोलते हैं, यानी सोर्स बोलते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं
जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बड़ा इंटरेस्टिंग और रोचक हो जाता है, क्योंकि जब हमारे पास सोर्स होंगे, स्रोत होंगे, सबूत होंगे, प्रूफ होंगे, तो तब हमें उसको पढ़ना और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे-धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते चले जाते हैं। एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी से तीसरी कड़ी जोड़ते चले जाते हैं, और जो चीज़ हमें सबूतों के अभाव में जो कहानी, स्टोरी, कल्पना लगती थी, वो अब हमें सत्य और हमारा अतीत नज़र आने लगता है। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं, जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करके अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक, यानी इस पाठ का जो शीर्षक है, हमारे अतीत पर ध्यान दिया था? या अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है? ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग-अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग-अलग मायने और अलग-अलग मतलब हो सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारियों के जीवन से बहुत अलग होते थे। पशुपालकों का अलग जीवन, कृषकों का अलग जीवन, राजा-रानियों का अलग लाइफ़स्टाइल, व्यापारियों का अलग जीवन, शिल्पकार और हैंडीक्राफ्ट के लोगों का अलग लाइफ़स्टाइल हुआ करता था। जैसा आज आप देखते हैं, उस समय भी देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग व्यवहारों और रीति-रिवाजों का पालन हुआ करता था। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़ के, शिकार करके या फल-फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके उल्टा शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद हमें अतीत में भी मौजूद मिलते हैं, उनके सबूत और प्रूफ और स्रोत हमारे पास हैं। इसके अलावा एक अन्य तरह का भेद भी मिला। उस समय राजा अपनी विजयों का लेखा-जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन राजाओं तथा उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी अपने कामों का लेखा-जोखा रखते नहीं थे। इसकी वजह से हमारे पास उनका अभाव है। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद हमें मिलती है। हालाँकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना बचा हुआ है, या बाकी है, या शेष है। तिथियों का मतलब की अगर हम बात करें, तो क्या मतलब है इसका? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में या डेट के विषय में पूछे, तो तुम शायद उस दिन की तारीख, उसको महीना, वो साल, जैसा कि 2000 या इसी तरह का कोई और साल बताओगे। वर्ष की ये गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईसा पूर्व या ईसा से पहले कहते हैं। अब देखिए, जो ईसाई धर्म प्रवर्तक रहे, जो ईसाई धर्म प्रवर्तक रहे ईसा मसीह, उनसे हम डेट को काउंट करते हैं। उनसे जो आगे की डेट है, उनसे आगे की डेट जो अभी हमारे पास हैं, जिनको हम एडी के रूप में गिनते हैं, उनसे पहले की जो हम पहले बैक में देखते हैं जिनको, उनको हम लोग बीसी के रूप में, बिफोर क्राइस्ट के रूप में काउंट करते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा-सा इसको और आपको डिटेल में इसमें देख लेते हैं आप लोग। देखिए, इतिहास और तिथियों की बात हम करेंगे, तो अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व होता है। कभी-कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी लिखा पाते हो, तो इसको आप लोग एनो डोमिनी कहते हैं। ये 2 लैटिन शब्दों से बना है, और इसका तात्पर्य मसीह के जन्म के वर्ष से शुरू होता है। कभी-कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग भी आपको मिल जाएगा। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई शब्द का प्रयोग
बिफोर कॉमन एरा के रूप में भी आपको दिखेगा। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग जनरली या सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। अब क्योंकि क्योंकि आप एडी और बीडी की बात करेंगे, फिर आप लोग सीई और बीसीई की बात करेंगे, तो इसमें आपको एक गैप दिखेगा। कभी-कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले। तो ये भी आपको देख लेना है, इसके आधार पर भी आपको अंदाजा लगाना है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको थोड़ी प्रैक्टिकली सोचनी पड़ेंगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहां से ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख तीन भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी, मिस्री लिपि के दो प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अलग अलग रूपों में। अब देखिए इस लेसन के अंदर जो महत्वपूर्ण शब्द रहे वो कौन से रहे। नंबर एक, यात्रा। यात्रा क्यों करते हैं लोग? यात्रा के कई सारे विजय बताए हैं। प्राकृतिक आपदाएं बचाई, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं बहुत बड़ा कारण होता है। बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, ये हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा भूकंप आ जाना या फिर गर्मी, सर्दी, ये सही वजह हो सकती हैं। दूसरे देशों की खोज करना एक वजह हो सकती है। व्यापारी व्यापार के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाते थे। सेनाएँ लड़ने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाती थी। फिर हमने बात की पांडुलिपियों की, जो इतिहास का सबसे बड़ा स्रोत माना गया। फिर हमने बात की अभिलेखों की, राजाओं के द्वारा लिखे गए लेख अभिलेख। फिर हमने पुरातत्व की बात की। फिर हमने इतिहासकार शब्द को देखा। फिर हमने स्रोतों की बात की जो सबसे मेन चीज़ मानी गई। और इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में जानने की कोशिश की हैं। अगर डेट्स की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण डेट्स भी हमने यहाँ देखी। जैसे कौन सी महत्वपूर्ण डेट्स हमने यहाँ देखी? जैसे कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की हैं। तो इनको आप लोग एक बार जाकर देख लीजिए और नेक्स्ट में फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में, क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोगों के लिए एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्लास से लेकर के और 12th यानी 12वीं कक्षा तक हम पूरी एनसीईआरटी कर रहे हैं, जिसमें चाहे आपका सोशल साइंस है, चाहे आपका साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, संस्कृत है, उर्दू है, पूरे की पूरी हम कोशिश करेंगे कि सारे की सारी एनसीईआरटी आपको करवाई जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एनसीईआरटी की, उनमें जाकर के देख लीजिएगा। धन्यवाद।